नमस्कार दोस्तों, मैं मलिन। आप देख रहे हैं हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया में आजकल क्या हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मैदान में सारे राजनीतिक पार्टियां और सबको क्या अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड बचा है? इंडिया जैसे देश में चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखकर धमकाया जा रहा है। निष्पक्ष फैसला कैसे करेगा चीफ जस्टिस जी? सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस को अगर ऐसे खत लिखना शुरू हो गया तो डेमोक्रेसी रहेगा कहाँ? खुद सुन लीजिए मोदी जी कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ। समय के साथ जिस तरह कई बार समाज में कुछ कमियां गर कर जाती हैं, वैसे ही लोकतंत्र के सामने भी समय समय पर चुनौतियां आती रही हैं। इन कमियों को दूर करते रहना, खुद को परिष्कृत करते रहना भारतीय लोकतंत्र की खूबी है और इसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया है। एकाध दो अपवाद छोड़ दे तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहास इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि अपने प्रयासों से हम लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करते रहें। आज जो भी चुनौतियां हमारे लोकतंत्र के सामने है, समय के साथ जो भी कमियां गर कर गई हैं, उन्हें दूर करते हुए हम आगे बढ़े। ये लोकतंत्र की भी इससे हमसे अपेक्षा है और देश की भी हम सभी से अपेक्षा है। आज का ऐतिहासिक अवसर लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध करने के संकल्प को दोहराने का भी एक बेहतरीन अवसर है। हमारे भारत में विभिन्न विचारों, विभिन्न परंपराओं का समावेश होता रहा है और हमारा लोकतंत्र हमें ये बात सिखाता है कि कोई एक विचार ही उत्तम हो ये जरूरी नहीं है। हम तो उस सभ्यता से पले बड़े हैं जिसमें कहा जाता है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, यानी हर तरफ से नेक विचार हमारे पास आए। हमारा लोकतंत्र हमें प्रेरणा देता है नवीनता को स्वीकारने की, नए विचारों को स्वीकारने की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले लोगों को लोकतंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे। विचारों को लेकर सहमति, असहमति हो सकती है, अलग अलग राजनीतिक धाराएं हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में सबका ध्येय एक ही होता है, देश का विकास। मैं तो ये कहूँगा, सोनम वांगचुक जी 21 दिन का अनशन किया लद्दाख में, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा। पर क्यों भाई? वो देश के लिए क्या गुनाह किया है? सुनिए उन्हीं का मुंह से।
कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। अनशन पर बैठे हैं, हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं। लद्दाख के साथ अन्याय हुआ, 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। जेल बरोदा आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके। हम आ रहे हैं, अपना हक मांगना सीखो, अपना हक लेना सीखो। सोनम वांगचुक जी लद्दाख को सेव करने के लिए, पर्यावरण को सेव करने के लिए ही ये अनशन कर रहा था, पर 21 दिन बाद भी मौजूदा सरकार कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई मीडिया ने चर्चा किया। 2-4 यूट्यूब चैनल ही है जो इस बारे में बोलता है। वो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे 1-2 का नाम अभी बता देता हूँ। ध्रुव राठी जी ने एक प्रश्न किया था कि इंडिया में अब डेमोक्रेसी रहा कहाँ, तो उनके वीडियो बहुत चर्चे में आ गया था और उनको सबने गाली भी दिया। तो उनको गाली देने से पहले इनका वीडियो पूरी तरह से देख लेना चाहिए आप लोगों को कि हाँ कैसा डेमोक्रेसी चल रहा है इंडिया में। एक इंसिडेंट की नहीं है बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा थोड़ी मर्यादा रखिए। इससे पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गए। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आज़ादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहें उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी CCTV फुटेज देख सकते हो क्या किया।
इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा दिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले लिखे हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से जब आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद भी एक के बाद एक विपक्ष के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। नेता तो भाई कोई भी बिना भ्रष्टाचार के नेता बन नहीं सकता है। जो सत्ता में है उनके बलबूते पे अभी जो विपक्ष के नेता है उनको पकड़ा जा रहा है और जेल में ठूसा जा रहा है। इसमें अगर दूसरा देश से कोई कुछ बातचीत करे तो मौजूदा सरकार दूसरे देश के भी एम्बेसडर को बुला करके डांटते हैं और हमारे अंदरूनी बात पर दखलंदाजी ना करे ऐसे कहता है। तो क्या डेमोक्रेसी अभी भी बचा है? अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाया गया था और उनको बताया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में दखल ना दे तो ही अच्छा है, पर उन्होंने नहीं सुना। केजरीवाल के गिरफ्तारी में उन्होंने ये बोला कि निष्पक्ष के साथ साथ पारदर्शी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं वो भरोसा करता है। तो इस भरोसे करते हुए भी मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है। तो आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिख करके, मैं तो कहूँगा कि धमकी ही दिया है। मौजूदा सरकार के वकील है, उन्होंने ये खत लिखा है चीफ जस्टिस को। ये कोई मामूली खत नहीं है, ये खत है चीफ जस्टिस को डराने के लिए। और जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले को इन्होंने निष्पक्षता से जजमेंट दिया है, अगला कोई भी जजमेंट मौजूदा सरकार के विरुद्ध ना जाए, ऐसा ही करने के लिए ये चिट्ठी लिखा है। भाई ये डेमोक्रेसी है कि क्या है? मुझे तो समझ नहीं आता है। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा जाता है, वो भी मोदी जी एक्सपोज करके ट्वीट करता है, और जिन वकीलों ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है उसमें मोदी जी भी मोहर लगा देता है। क्या है ये डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ऐसा होता है क्या? दोस्तों, मैं ज़्यादा इस विषय में विस्तार से बातें नहीं कर पाऊंगा। 1-2 चैनल है जो विस्तार से बातें कर सकता है। एक है रवीश कुमार ऑफिशियल, दूसरा ध्रुव राठी जी, नीतीश राजपूत जी का चैनल, और भी 1-2 चैनल है जो YouTube में इसके पूरे विस्तार से बातें करता है। आप लोग उस चैनल को देखिए, देश दुनिया में हो क्या रहा है। अब देखिए, सोनम वांगचुक जी 21 दिन का आमरण अनशन करने के बाद भी सरकार का कोई अता पता नहीं है। सरकार नहीं, ना सरकार उसके पास जा रहा है, ना कोई ढंग का मीडिया जा रहा है। बेचारा पड़ा है एक कोने में। तो
अगर आप भी किसी दिन इस मुसीबत में पड़ते हो और प्रोटेस्ट करने निकलते हो तो आप भी ऐसे ही ट्रीट किए जाओगे जैसे ध्रुव राठी जी बोला था। कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। बीजेपी लीडर पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूं, लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचें तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3,000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5,900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के। एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही इनके ऊपर। वैसे पॉलिटिशियंस की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है, एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए गए। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता।
अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सबसे खराब बात तो यह है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछले साल केरला की सरकार ने तो यह तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर 2-2 साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव ही नहीं होने देते। इस बात को लेकर केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स इस तरीके से बिल्स पर बैठ नहीं सकते, ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो इशू चला है उसके बारे में तो आप कई साल से सुनते आ रहे होंगे। सीएम केजरीवाल ने बार बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे काम के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो एक नया कानून ले आए दिल्ली सरकार की पावर्स को छीनने के लिए। GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। हमने सोचकर देखो दोस्तों, अगर आप एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और सच्चे दिल से अपने आप से पूछकर देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को सही में देश की चिंता होती, देशवासियों की चिंता होती, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते? अब क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले या अपनी प्रॉमिसेस जनता के सामने करें। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर, दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह है वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? नहीं सुनी होगी, कैसे पहुंचेगी आप? कुछ लोगों की यही सोच रहती है पॉलिटिशियंस और सरकारों को लेकर भी कि एक बारी हमने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर दिया, वो पावर में आ गए तो वो जो चाहे वो रूल बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर 4 शब्द बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। ये 4 शब्द डेमोक्रेसी के कॉर्नर स्टोन्स हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर तो एक स्टेप और आगे चले गए थे। उन्होंने कहा था कि ये 4 शब्द जिंदगी की प्रिंसिपल्स हैं।
तो मेजॉरिटी वोट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के नेचुरल राइट्स छीन सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और नॉनसेंस रूल्स बना सकते हो। यही रीजन है कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आर्बिट्ररी रूल बनाया था, उसमें करी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लेट फैसला लिया, लेकिन कम से कम सही फैसला लिया यहाँ पर डेमोक्रेसी और जनता के फेवर में। लेकिन सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। एक असली डेमोक्रेसी में ये काम ऑपोजिशन का भी है, मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है और जनता का भी है। और इसी रीजन से आरटीआई जैसे मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि हमें डेटा मिल पाए सरकार के बारे में। सेम रीजन की वजह से मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगा। लेकिन आज के दिन की हालत क्या है? टिल डेट प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल 0 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। एक सच्ची डेमोक्रेसी में यही अकाउंटेबिलिटी रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है। अगर हमारे देश के द्वारा चुने गए मैनेजर्स आरटीआई के सामने अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, मीडिया के सामने अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते, तो जनता के सामने तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। इसी लिया जाए तो हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। जो फोटोज थी बॉर्डर की क्रॉसिंग की, ऐसा लग रहा था कि देश का ये बॉर्डर हो चाइना के साथ। वहां भी इस तरीके से इंतजाम नहीं किए होते। और खबरों में अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा चलाई गई इन रबर बुलेट्स की वजह से। इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है, किसानों की क्या मांगे हैं, इसकी बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यहां पर यह है कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे, क्या ये सही है? इससे पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, वहां भी वही बर्ताव देखा गया पुलिस का। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही देखा गया, कितने ही किसानों की जानें गई उस प्रोटेस्ट के दौरान। 2021 के इस आर्टिकल के अनुसार कम से कम 600 किसान मारे गए थे उन पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में। और ये तो वो प्रोटेस्ट है जिनकी बात आपको खबरों में थोड़ी सुनने को मिल जाती है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बड़े हो गए हैं प्रोटेस्ट। इसके अलावा जो ज्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं पिछले सालों में, उनकी तो कभी खबरों में बात तक ही नहीं करी गई। क्या आप जानते थे 240 दिन से ज्यादा लंबे चले कश्मीरी पंडित के प्रोटेस्ट के बारे में? सरकारी एम्प्लॉइज जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या 400 दिन लंबा चल रहा प्रोटेस्ट हिसार में दूरदर्शन केंद्र के क्लोजिंग के खिलाफ, या पिछले साल हुआ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, या अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रोटेस्ट। ये मत समझना कि आपका यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि आप इन प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि कल को अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय होता है, सरकार कोई भी ऐसा फैसला ले लेती है जो आपके खिलाफ जाता हो, और आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे इन किसानों को आज ट्रीट किया जा रहा है? आपको स्पेशल हो क्या? अगर सरकार सभी प्रोटेस्टर्स को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अब ये सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? आपका जवाब इसको लेकर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। आप तो मेरा कहना ये है कि सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में मेरे से बेहतर पता होगा। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं।
और जिन चैनलों का मैंने नाम लिया है उन चैनलों में बहुत सारे रिसर्च बेस वीडियो बना हुआ है। उनको देखोगे तो वाकई में कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार।